हेलो जी, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो हम जा रहे थे एक आत्मा की यात्रा के ऊपर। तो ये थोड़ी सी रह गई, अभी प्रश्न उत्तर चल रहे हैं जो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर लेंगे, अपने आप से सुनेंगे भी गाइस, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी कि आत्मा की यात्रा कहाँ-कहाँ जाती है और क्या-क्या करते हैं हम ऊपर। मरने के बाद भी हमारा क्या होता है और सोने के बाद भी हम कहाँ होते हैं। ये सब में इसकी चर्चा मैंने कर दी है, आपको सुनना होगा। डेफ़िनेटली अगर आप सुनेंगे तो आपको मरने से कभी डर नहीं लगेगा। यस। तो मैं रंजना शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ लोटस कॉलिंग चैनल से। जितना हो सके बाँटिए, जितना हो सके सबको, क्योंकि बाँटने से मल्टीपर्पज़ आपको वापस मिलेगा। ये ज्ञान बाँटना बेहद ज़रूरी है, जैसा दौर, जैसा टाइम चल रहा है माय डियर फ्रेंड। इसलिए तो कहती हूँ, लगे रहिए अपने आप को जागरूक करने में, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपनी चेतना को लेके माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक बार बता ही दीजिए कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है। मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। मैं भी मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो कह दीजिए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। चलिए जी आगे चलते हैं तथास्तु करते हुए अगले प्रश्न की तरफ मैं जा रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा अगर कोई देवता है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है तो वह युद्ध होने की इजाज़त क्यों देता है, विशेषकर जब अधिकांश मानवता शांति चाहता है। उत्तर में उन्होंने ये कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़ाइयाँ होती हैं या की जाती हैं, कोई एक शक्ति उसकी जिम्मेदार है? युद्ध तो निश्चित रूप से मनुष्य के कर्मों और उसकी आक्रामक प्रवृत्तियों का परिणाम है। युद्ध जब तक होते रहेंगे तब तक अलग अलग देश रहेंगे और उनमें कुछ दूसरों पर शासन करना चाहेंगे और अन्य देशों का शोषण करेंगे। युद्ध की बात से मैं भी, ये पाकिस्तान जो चल रहा है, इसराइल का भी चल रहा है, तो ये क्यों हो रहे हैं उसी पे बात हो रही है गाइज। ये तो बिल्कुल सुनने वाली बात होगी, है ना। राष्ट्रीय कर्म भी होते हैं और निजी कर्म भी होते हैं। लोगों के समूह भी हैं जिन्होंने खुद को जोड़कर एक राष्ट्र बना लिया है और दूसरे देश के लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करते रहते हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना तो होगा, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा। बहुत बार ऐसा ही लगा होगा कि एक देश ये तर्क देगा और उन जिन्होंने जिस देश को जीता है उसके पीछे वहाँ के वासियों का भला चाहता है। पर इतिहास ने हमेशा ये प्रमाणित किया है कि विजित राष्ट्र किसी आक्रमणकारी के शासन में कभी शांति और खुशी से नहीं रह सकता। ना ही उसका विकास उतनी तेजी से होता है जितना तब होता है जब वह स्वच्छंद होता है। लड़ाई से लड़ाई ही पैदा होती है माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसा ही होता रहेगा जब तक मनुष्य इस बात को नहीं समझ लेता कि मनुष्य जाति के सभी सदस्य एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। वी आर वन माय डियर फ्रेंड्स। ये बताया कि हम सब एक हैं, जिसके साथ सहानुभूति और सद्भावना का व्यवहार होना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। समय के साथ अलग अलग राष्ट्र नहीं रहेंगे, सब लोग सामंजस्य के साथ एक समूह दूसरे समूह से उन चीज़ों का आदान प्रदान करेगा और जो उस जगह आसानी से पैदा हो जाती है जहाँ वह रहता है। वे मनुष्य वस्तुएं और वे बनाते हैं वस्तुएं और जो प्रशिक्षण और अभ्यास के बल पर दुनिया भर में सर्वोत्तम बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें वे दूसरे स्थानों पर भेजा करेंगे। मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस की बात की जा रही है। तो लेकिन उस पूरे विश्व का प्रशासन किया जाएगा, सबके हित के लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। ये बात ठीक है, अधिकांश लोग शांति चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश युद्ध या शांति का निर्णय तो उन लोगों के हाथ में होता है जो उस समय शासन कर रहे होते हैं। किसी भी देश का या जन समूह से युद्ध, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, को खींच लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और युद्ध की आवश्यकताएं कभी अनिवार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। चाहे जितने भी तर्क देकर इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की जाए, ये विश्व जल्दी ही इस बात को समझ जाएगा कि युद्ध जीत लेने वाले देश भी अंत में हार जाते हैं।
युद्ध समाप्ति के बाद दुनिया भर में परिस्थितियां बहुत ही कठिन हो जाती हैं। युद्ध जीतने के लाभों पर युद्ध के बाद की कठिनाइयां भारी पड़ती हैं और उन्हें झेलना पड़ता है। ये मत सोचो इस सृष्टि के संचालक युद्ध चाहते हैं, लेकिन परिपूर्ण लोग तो मानवता को शांति और प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करते हैं, परंतु उसके प्रयास सीमित रह जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अपनी इच्छा से चलता है। वह मानव जगत की अशिष्ट धरोहर है और इसे वह हमेशा याद रखता है। प्रश्न: जब मनुष्य विकास प्राप्त कर लेता है तो क्या वह अपनी आप चेतना की निरंतरता को पा लेता है, या उसे याद रखने योग्य बनाती है कि नींद के दौरान वह शरीर से बाहर जाकर क्या क्या करता है? उन्होंने ये क्वेश्चन नेक्स्ट किया है कि जब मनुष्य विकास प्राप्त कर लेता है तो क्या वह अपने आप चेतना की निरंतरता को पा लेता है। जब उसका विकसित हो जाता है मानसिक तौर से, वो आगे बढ़ जाता है ज्ञान लेते हुए, अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हुए, तो उसे याद रखने योग्य बनाती है कि नींद के दौरान वह शरीर से बाहर जाकर क्या क्या करता है। मतलब उन्हें ये शक्ति ये चीज़ बनाती है उन्हें आगे विकसित होने के लिए कि वो नींद के दौरान सूक्ष्म यात्रा जो हम कर रहे होते हैं उसके लिए वो क्या क्या कर रहा होता है। उत्तर उसका ये है, मेरा उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा तुम कितने विकास प्राप्त मनुष्य हो। यस मास्टर्स, जितनी ज़्यादा हम साधना अपनी बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं, जबकि मैं बोलती हूँ सबको ध्यान करने की बेहद ज़रूरत है। जब ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे ही बढ़ोगे, आपको चीज़ों का पता लगेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो मुझे मालूम हो रही हैं। और एक औसत व्यक्ति 500 से लेकर 600 मनुष्य जन्म लेकर अलग अलग शरीरों के साथ यहाँ आता है। 500 से 600 तक मनुष्य जन्म अलग अलग जन्म लेकर यहाँ पर धरती पर आता है और तब वहीं कहीं जाकर वह दक्ष होता है। इतने जन्म लेने के बाद माय डियर फ्रेंड्स तब हमारा मानसिक तौर पे ये विकसित होता है, क्योंकि हम तामसिक में आए, राजसिक में आए, सात्विक में नहीं आए जब तक, तो निर्वाणिक में कैसे आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। लगभग कहते हैं 600 जन्म जीने के बाद ही सभी सबक सीख सकता है और उसे इस दुनिया में सीखने हैं। यद्यपि अंतिम लगभग 50 जन्मों में वह इंद्रिय विद्याओं में आगे बढ़ता है, अपनी इंद्रियों के साथ, और अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करने लगता है जो उसमें सोई पड़ी रहती हैं। उनमें अंततः प्रज्ञा, इंट्यूशन, दिव्य दृष्टि और शरीर से बाहर निकलने की क्षमता भी शामिल है। सामान्य हमें यह मानना चाहिए विकसित मनुष्य इन सब शक्तियों का विकास कर चुके हैं, परंतु ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत विकसित ना हो और वह इसे ये सब सीखने का अवसर मिल जाए। तुम सब इसका एक उदाहरण हो। तुम्हारे सामने अभी 50 से अधिक जन्म बाकी हैं माय डियर फ्रेंड्स। तब तुम परिपूर्ण मनुष्य बन सकोगे, परंतु चूंकि तुम्हारी ज़रूरत अधिक है इसलिए तुम्हें ये विशेष शिक्षा दी गई। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान देकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करोगे। यदि तुम इसी काम को करते रहे तो तुम पाओगे कि शरीर से बाहर होने की अवस्था में तुम जो भी करते हो वे बातें तुम्हें और अधिक स्पष्टता से याद रहेंगी। मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान तुम्हें प्रगति पथ पर सामान्य से कहीं ज़्यादा जल्दी आगे ले जाएगा। साथ ही तुम्हें शांति और संतोष भी प्राप्त होगा। ये मत सोचना कि अगर तुम अपनी शक्ति विकसित कर गए और तुम अन्य लोगों से कुछ अलग और बेहतर हो, और अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वे ऐसे ही होते। अहंकार बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके कारण तुम्हें जो मदद दी जाती है वह वापस ले ली जाती है। इसलिए तो कहते हैं अहंकार नहीं करना। तो अहंकार में हम इंसान जीते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लेके हम बढ़ते नहीं आगे माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा अहंकार से बचना बड़ा ज़रूरी है। तो वापस ले जाती है और व्यक्ति निराशा में गर्त में जाके गिरता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, क्या हम नारी और पुरुष के रूप में बराबर संख्या में जन्म लेते हैं या लिंग निर्धारण मात्र एक संयोग है। वो कहते हैं हम
स्त्री और पुरुष में अलग अलग जन्म बार बार जन्म लेते हैं या अलग अलग जन्म लेते हैं या बराबर संख्या में जन्म लेते हैं या लिंग निर्धारण मात्र एक संयोग है? उत्तर में है, तुम्हारा प्रश्न बहुत इजी है, सरल है। नहीं, लिंग निर्धारण संयोग से नहीं होता और ना ही नारी और पुरुष के रूप में बराबर संख्या में जन्म लेते हैं। हम कुछ विशेषताओं को केवल नारी शरीर के लिए विकसित करते हैं और कुछ अन्य को केवल पुरुष शरीर में। जब हम परिपूर्णता की अवस्था को पहुंचते हैं तब तक हम सभी उन सद्गुणों को थोड़ा बहुत अवश्य सीख लेते हैं और कुछ गुण तो ज़रा ज़्यादा विकसित कर लेते हैं। कोई व्यक्ति तो काम करके सीखता है, कोई तपस्वियों जैसा जीवन बिता के सीखता है, कोई ध्यान साधना द्वारा सीखता है, पर दोनों में अंतर है माय डियर फ्रेंड्स। हर प्रकार के परिपूर्ण लोगों की आवश्यकता होती है और हम कई प्रकार की अपनी नियति को प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में हिम्मत की कमी है तो बड़े फैसले लेने की क्षमता नहीं रखता, अपनी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि उसे 2-3 जन्म लगातार पुरुष रूप में लेने होंगे पहले, और ताकि उसे आवश्यक विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। दूसरी ओर यदि वह व्यक्ति एक मातृत्व और पितृत्व वृत्ति की कमी है, उसमें वह निष्काम समर्पण के लिए अक्षम है, उसमें किसी को प्यार करने की क्षमता नहीं है, तो इसका अर्थ है कि नारी रूप में 1-2 जीवन उसे बिताने होंगे। उसे समझना होगा नारी जिंदगी कैसी होती है, वो उसको अनुभव करने पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नारी के रूप में दोबारा जन्म लेके, ताकि वो सबक सीख सके कि मैंने क्या किया था। ऐसे कि मुझे भी अब ये नारी बन के देखना कि मैं कर क्या रहा था माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और समय के साथ जब वह व्यक्ति परिपूर्ण बन जाता है, उसके अंदर दोनों ही लिंगों की शेष बची विशेषताएं सुविकसित हो चुकी होती हैं। जब आपको अवसर मिले तो ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना और देखना कि जो मैं बता रहा हूँ वह सत्य है या नहीं। आचार्य ने कहा, बस यहाँ तुम्हारे प्रश्न समाप्त हुए। जब तक अब तुम इनके नोट्स बनाकर पढ़ चुकोगे तब देखोगे कि मैंने जो तुम्हें उत्तर दिए हैं उनसे तुम्हारे कई सवालों के स्पष्टीकरण पहले भी मैं दे चुका हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी सो गया होता, और अब तुम थक चुके होगे। और आज मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, सुबह उठकर उनको याद करना जो आज रात याद किया था। अब मैं 1 सप्ताह तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, इसलिए तुम्हारे पास प्रयोग करने का काफ़ी वक्त है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था, मदद के लिए तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। तुम शांति से रहो, अब मैं जाता हूँ। उन्होंने फिर, आचार्य, मैं अगले सप्ताह होने वाली घटनाओं का लंबा विवरण दे सकता हूँ, पर मैं मुख्य बातों को संक्षेप में बताता हूँ। तो पहली रात में डेफ्नी के घर तक पहुँच गया, जहाँ वह अपने मित्रों के साथ बैठी थी। उनसे अब आचार्य जी तो चले गए, अब ये अपना काम शुरू कर रहे हैं पीटर रिशेलू कि मुझे क्या क्या करना है। पहली रात में वो अपनी सूक्ष्म यात्रा द्वारा फिर से अपनी वो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, उनके डेफ्नी के घर तक पहुंच गए। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी। उसने मेरा परिचय उनसे करवाया और अनेक से विश्व के समसामयिक विभिन्न विषयों पर मेरी रोचक बातचीत भी हुई। मैंने देखा कि उन्हें यहाँ की सब खबर है, मतलब कि जो सूक्ष्म यात्रा में लोग रहते हैं, हमारे ही लोग, उनको यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें देखते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पल पल उनकी निगाहें यहाँ रहती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खुशियाँ देनी चाहिए, हमें रो कर नहीं हंस कर, कि हम खुश हैं आपकी ब्लेसिंग के साथ, ठीक है। और कहते हैं फिर उन्होंने मुझे कुछ फिल्में भी दिखाई जिसमें घाटी में बने घरों के साथ जुड़े बगीचे भी दिखाए। वे बगीचे बहुत ही सुंदर थे, ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने प्रकृति आत्माएं और छोटे मोटे लोग देखे जो 5-6 इंच के से ज़्यादा लंबे नहीं थे। 5-6 इंच कितना होता है, एक फ़ोन के जितना, है ना। या इतने छोटे लोग देखे और वे नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। अगर वे किसी फूल पर उतर जाते तो टहनी हल्के से कांप जाती, जैसे तितली और मधुमक्खी से बैठने पे होता है।
के बैठने पे जब पत्ता हिलना लग जाता है वैसे। वे वास्तव में बच्चों की प्रिय पुस्तकों और परियों जैसे लग रहे थे। हाँ, एक फ़र्क मुझे दिखा कि उनके पास कोई पंख नहीं थे। इसका कारण समझ में आता है। पंखों की वहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं जहाँ वे प्रकृति आत्माएँ रहती हैं। तो दूसरी रात जब मैं शरीर से बाहर निकलकर तीसरे खंड पर फिर से मैं जाना चाह रहा था, तो मैंने देखा मैं पलंग पर पड़े हुए सोए हुए शरीर की ओर मंडरा रहा था। सबसे पहले मुझे चार्ल्स की आवाज़ सुनाई दी। तो वह मुझसे पूरे फौजी अंदाज में बात कर रहा था। उसने कहा, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए? पिछली बार मिलने के बाद मैं 3 बार तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ चुका हूँ, पर तुम हर बार मिलते ही नहीं। ओके। और पता नहीं कहाँ गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सका। इस बार सोचा मैं जल्दी आऊँगा ताकि तुम्हें जाने से पहले ही पकड़ लूँ। मेरे प्यारे चार्ल्स, मैंने कहा, मुझे अफ़सोस है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे ढूँढ रहे हो। मैंने तो जो आज कुछ देखा है उसमें ही बहुत व्यस्त रहा और उसमें मुझे रुचि भी बहुत है। चलो ऊपर तुम्हारे कंगूरे वाले कमरे में चलते हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय था। चार्ल्स ने कहा, वहाँ चलकर पहले की तरह हम लंबी बातें करेंगे। अच्छी बात है, चलो चलें। हम ऊपर वाले एक एकांत पवित्र कमरे में चले गए। पुराने दिनों की बहुत सारी बातें हमने की और अब तक जो कुछ हुआ लगभग मैंने उससे चार्ल्स से सारी बातें कह डाली। यानी ये चर्चा में अभी लगे हुए हैं, अपनी चर्चाएं बता रहा है कि मैंने इन दिनों में सूक्ष्म यात्रा द्वारा क्या क्या चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स की। तो वो खुश है कि उसको अभी चार्ल्स मिलने आया है। चार्ल्स उसको पहले भी मिलने आया था, बट वो बिज़ी था इधर उधर की यात्रा के लिए, क्योंकि उसको अब बहुत रोचक लग रहा था चीज़ों को समझना, चीज़ों का ज्ञान पाना कि हम मरने के बाद जाते हैं और सोते हुए भी हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं विद सूक्ष्म यात्रा। यानी हमारी अंदर की बॉडी की सोल जो है घूमती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए सोल को कभी भी दुख ना दें, सोल को कभी झटका ना लगे, सोल से हमेशा प्यार से रहें। सोल चाहती है ज्ञान, मुक्ति, ध्यान, और वो कहती है मैं अपनी अचेतना, मेरे को विस्तार करना है अपना। तो ये जो मनुष्य है शरीर की रूपी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनका विस्तार हम नहीं कर पाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अपनी सोल की बात हमें ज़रूर सुननी चाहिए। कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। आगे की कहानी थोड़ी सी रह गई, अभी जल्दी करेंगे पूरी। थैंक यू। ज़रूर बांटिए माय डियर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर यू। खुश रहें आप हमेशा।